नमस्कार। दोपहर की प्रदेश न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अक्षत राज और आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश की भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में प्रदेश के कई मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि की जोड़ी और उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इस दौड़ के आयोजन को बेहतरीन बताया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा भी कि दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। प्रदेश के बघेल सरकार के पूरे 2 साल पूरे होने पर वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ के प्रति लोगों में जमकर उत्साह देखा गया। दौड़ में शामिल होने के लिए 70,000 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। पंजीयन ऑनलाइन पद्धति के आधार पर किया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोग प्रतिभागियों के रूप में सम्मिलित हुए। राज्य के कई मंत्रियों ने इस दौरान लोगों को शुभकामनाएं भी दी है और मंत्री अमरजीत भगत ने यह भी कहा कि दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। 13 दिसंबर को मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। सभी आज दौड़ रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लिए। दौड़ने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सबको दौड़ना है। दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तब तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बात अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के, हमारी सरकार 2 साल पूरा होने पर ये वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रही है और हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ विकास की रथ भी आगे बढ़ाएंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश में आयोजित वर्चुअल दौड़ में तमाम मंत्रियों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा, यह दौड़ छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ियों के सम्मान की दौड़ है। आज के दिन पूरा प्रदेश दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के 2 साल होने पर उपलब्धियों का बखान भी करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। ये छत्तीसगढ़ के अभिमान का, छत्तीसगढ़ के सम्मान का, छत्तीसगढ़ियों का सम्मान का बात है। 13 तारीख को रनवे छत्तीसगढ़, इसमें सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं। 17 तारीख को भूपेश बघेल सरकार की 2 साल पूरे हो रहे हैं। उसमें सभी यहाँ के जो विकास हुए हैं 2 साल में, उन सब का बखान भी करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका रही है वो सब देख रहे हैं। तो ये जो दौड़ आज हम लोग छत्तीसगढ़ में सब लोग कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यहाँ के विकास के लिए एक दौड़ सबको करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। वर्चुअल मैराथन दौड़ के माध्यम से प्रदेश की बघेल सरकार ने 2 साल पूरे होने पर आम जनता के सामने विकास गाथाओं को गिनाने का काम करना चाहती है। प्रदेश की सत्ताधारी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी इस दौड़ में दौड़े और लोगों को शुभकामनाएं दी है और कहा भी कि दौड़ेगा छत्तीसगढ़ तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात की। मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता में कहा कि आम जनता, किसानों, आदिवासियों और कमज़ोर तबकों का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रमुख विशेषता है। 2 वर्षों में जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को आत्मसात कर शासन और प्रशासन को समाधान के विषयों में संवेदनशील बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने प्रयास किया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देकर लोगों के मन में अपनी संस्कृति और अस्मिता को लेकर गौरव का भाव फिर से जगाया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, धान खरीदी, सुराजी गांव, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की, जिनसे गांव को निरंतर शक्ति मिल रही है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार की नीतियों का उद्योग और व्यापार जगत में भी सकारात्मक असर दिखा। पूरा देश कोरोना संकट काल में मंदी से प्रभावित था, जबकि छत्तीसगढ़ मंदी से अछूता रहा। मनरेगा, वनोपज खरीदी जैसी योजनाओं से बेरोजगारी की दर घटाकर 2% तक लाने का छत्तीसगढ़ में उदाहरण पेश किया गया
औद्योगिक इकाइयों में भी 1500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। कृषि और वानिकी उपजों में वैल्यू एडिशन के राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से प्रदेश की समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 और 15 दिसंबर को सरगुजा, सूरजपुर तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत 14 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे सर्किट हाउस अंबिकापुर से कार द्वारा प्रस्थान कर 11:15 में मेंढरा कला पहुंचेंगे और धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर किसानों से भी चर्चा करेंगे। वे इसका पश्चात ग्राम केशवपुर में गौठान का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से ब्रह्मपारा में उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल और 12:30 बजे गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन तथा निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 12:45 में आयोजित सभा में शामिल होंगे और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन करेंगे। सिंधी शहर के प्रतिष्ठित युवा व्यापारी कमल कामदार को राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन CAIT का जिला अध्यक्ष चुना गया। कमल कामदार को CAIT के अध्यक्ष चुने जाने पर शहर के व्यापारियों में खुशी और उत्साह की लहर हेकामदार के निवास में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कामदार ने जीवन तरंग के मध्य प्रदेश के कार्यकारी संपादक गुलाब साहनी शिव चर्चा के दौरान कहा कि अपने जीवन काल में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने ही उद्देश्य नहीं है, अपितु सीधी शहर में व्यवसाय के नए आयाम बनाकर व्यवसायियों की समस्याओं को कम करना है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। मतलब पूरे प्रदेशों में करता है। हम लोग का ये है कि हम लोग उस संगठन के मार्फत छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे किसी भी जिन्स का व्यापारी हो, जूता वाला हो, चप्पल वाला हो, हार्डवेयर वाला हो, उनकी अगर कोई समस्या है तो वो हम प्रशासन तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं और ज़रूरत पड़ी तो आगे हमारे जो बैठे हुए हैं मैन बॉस लोग, वो केंद्र तक भी पहुंचा सकते हैं। दुनिया की दौड़ती भागती जिंदगी में दूसरे लोगों का भला करने की फुर्सत नहीं, लेकिन आज भी दुनिया में भले इंसान हैं, जैसे महासमुंद जिले के बागबहारा के निवासी ऋषि चंद्राकर, जिन्होंने अपनी बेटी के शादी के दिन ही बाराती मेहमानों के सामने देह दान करने की घोषणा कर दी। जिले के लिए एक उदाहरण और मानव जगत के कल्याण करने वाले मरने के बाद रायपुर एम्स को अपना शरीर दान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक सेवा संस्थान प्रबुद्ध नागरिक मंच प्रणाम के संस्थापक पवन केशवानी जी के मार्गदर्शन में जागरूक होकर यह सराहनीय कार्य किया गया। अपनी बिटिया के विवाह समारोह में एक पिता ने बारातियों और घरातियों की मौजूदगी में अपना देह दान करने की घोषणा की। मानवता की भलाई के लिए ऐसी अनूठी मिसाल कायम करने वाले ऋषि चंद्राकर सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त अनुविभागीय अधिकारी हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सामाजिक संस्था प्रणाम के अध्यक्ष पवन केशवानी द्वारा पारिवारिक काउंसलिंग के पश्चात देहदान की वसीयत जारी की। बागबहरा महासमुंद के जैन भवन में जैसे ही यह घोषणा की गई, वहां मौजूद सैकड़े लोगों ने इस नेक पहल की मुक्त कंठों से सराहना की। दुल्हन बनी बेटी पल्लवी के अलावा बड़ी बेटी वल्लरी तथा उनकी पत्नी युवल चंद्राकर ने देहदान की इस अनूठी पहल में अपनी भावनात्मक सहभागिता प्रदान की। सामाजिक संस्था प्रणाम विगत 12 वर्षों में अभी तक 991 लोगों को देहदान हेतु प्रेरित कर वसीयत जारी करवा चुकी है। इनमें करीब 100 लोगों की पार्थिव काया छत्तीसगढ़ के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को अध्ययन एवं अध्यापन हेतु समर्पित की जा चुकी है। सब लोग बोलते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान है। मेरी 2 बेटियां हैं, इत्तेफाक से दोनों M.Tech है और दोनों की अच्छी जगह पे शादी हुई। तो मतलब अब दान करने का क्या बचा? दान तो करते ही रहते हैं, मगर 2 कन्यादान करने के बाद सबसे बड़ा दान मुझे लगा कि मैं अपना शरीर का दान करूं, ताकि मानव जीवन के लिए और बहुत सारे लोगों के हो सकता है एब्स में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें मिल जाए मेरे शरीर में जाकि और लोगों को मदद मिले। अभी 64 साल का मैं हो चुका हूं, ना डायबिटीज़ है, ना हाई BP है, ना हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है मेरे शरीर से एम्स को कुछ अच्छा मिले और वो मानव जीवन के लिए कुछ काम आए। हमने अभी छोटी बिटिया की शादी के समय हमारी पत्नी, हमारी दोनों बेटियां, इस सब के साथ बैठ के पवन केशवानी जी के साथ अच्छी खासी काउंसलिंग हुई 2-2.5 घंटे की, और फिर हमने ये निर्णय लिया। विगत 12 सालों में प्रबुद्ध नागरिक मंच प्रणाम के माध्यम से ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं
ईश्वर के द्वारा तय किए गए किसी मानव सेवार्थ कार्य के लिए उपलब्ध हो सका। इस दौरान 991 लोग अब तक वसीयत बना चुके हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग की पार्थिव काया मानवता की भलाई के लिए समर्पित हो चुकी है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत क्षण है कि एक पिता ऋषि चंद्राकर जी अपनी पुत्री के विवाह के मौके पर ये संकल्प ले रहे हैं। इनकी पार्थिव काया से समस्त मानव समाज के लिए ऐसी भलाई और ऐसा परोपकार उत्पन्न होगा जिसका मैं विवरण शब्दों में नहीं कर सकता। बेहद अद्भुत है मेरे लिए यह व्यक्त कर पाना। मैं बागबारा की इस पावन धरती पर आज आ सका और मेरी संस्था के अन्य लोग भी आए, राजेश वरंदानी जी और ये न्यूज़ टीम के आप लोग सब, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ उसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये एक डॉक्टर जो जीवन काल में एक अनुमान से 1 लाख पेशेंट के लिए अपनी सेवाएं दे सकेगा और एक मृत या पार्थिव काया पर जब अध्ययन करेगा, इस तरह से जब 20 के आसपास अगर डॉक्टर उसमें भावी डॉक्टर उसमें अध्ययन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक मृत शरीर 20 लाख जिंदे लोगों के काम आएगा। तो ऐसा महान संकल्प लिया गया है। लगातार हमारी संस्था प्रणाम प्रबुद्ध नागरिक मंच ऐसे कार्यों में लगी रहती है। मैं आपके माध्यम से अपनी संस्था का एक हेल्पलाइन नंबर भी बताना चाह रहा हूँ, जिसको भी इसके लिए संपर्क करना हो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9479273500। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9479273500। जिसको भी कांटेक्ट करना, हमारा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है। हम 12 सालों से लगातार ऐसे ही मानव सेवा के काम में लगे हुए हैं और हमारी इच्छा है कि जब तक सांस चलेगी हम मानवता के लिए काम करते रहेंगे। प्रदेश में लगातार खनिज का अवैध उत्खनन जारी है, जिसका जीवंत उदाहरण द न्यूज़ की टीम दिखा रही है कि कैसे खनन माफिया रोजाना सरकार के खातों जाने वाले टैक्स पर कैसे चूना लगा रही है। द न्यूज़ के संपादक का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं इस वक्त रायपुर ज़िले की सरहद पर खड़ा हूँ। यह महानदी का घाट है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है महानदी का एक छोर जहाँ रायपुर की तरफ है, दूसरा छोर महासमुंद की ओर है। यहाँ से नदी का सीना चीर कर किस तरह से खनन माफिया रेत का अवैध उत्खनन करते हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं और ये तैयारी रात में अवैध उत्खनन की हो रही है। यहाँ अप्रूवल नहीं मिला है। यह पारा गांव है। यह वो तस्वीर है पारा गांव की जहाँ से अवैध उत्खनन की तैयारी हो रही है। रात को हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, मेरे सहयोगी तिलक देवांगन ने, लगातार हम ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अवैध उत्खनन करने वाले और यहाँ पे खनन माफिया रेत की कीमत सिस्टम के साथ मिलकर 4 से 5 गुना बढ़ा देते हैं और यहाँ इस तरह की लूटमारी होती है। कई अन्य तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। नदी है और घुप अंधेरा। इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। बड़गांव, बसबसपुर, ये जो महासमुंद का ये जो इलाका है, आगे आरंग का भी इलाका लगा हुआ है। यहाँ रात अंधेरे किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती है सिस्टम की, ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ लगातार चल रही है। रात अंधेरे जहाँ पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। किसी तरह मोबाइल और टॉर्च की रोशनी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं आप तक ये तस्वीर दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें कि कैसे ये दुर्गम इलाके में, यहाँ सामने एक ट्रक भी आ रही है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर रात अंधेरे चोरी छिपे इस तरह का अवैध काम होता है। और ये लगातार जो अवैध ढुलाई हो रही है और एनजीटी के गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कई गुना ज़्यादा महंगी कीमत पर रेत बेचने का गोरख धंधा हो रहा है, जिसमें शासन प्रशासन के लोग भी शामिल हैं और ये रेत माफिया खुलेआम नियमों को अंगूठा दिखा रहे हैं। जो रेत आपको 5,000 साढ़े 5,000 तक मिल जानी चाहिए, वह 10,000, 12,000, 15,000 जो मर्जी आए उस कीमत पर बेची जाती है। यानी जनता के पैसे, यानी जनता की गाड़ी कमाई
ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के जेब में कैसे जाती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने रायपुर ज़िले के रेत माफियाओं की करतूत को दिखाया था। अब हम महासमुंद ज़िले के बड़गांव घाट के नज़दीक हैं। आप दुर्गम रास्ता आप देख सकते हैं, ये बसबसपुर बड़गांव। यहाँ महानदी के तट पर रात अंधेरे एनजीटी की गाइडलाइन को धता बताते हुए, पर्यावरण के नियमों को अंगूठा दिखाते हुए, राजस्व की चोरी करते हुए, खुलेआम बिना पिट पास के किस कदर अवैध उत्खनन हो रहा है। रात अंधेरे मशीन चलाने का भी नियम नहीं है, लेकिन कानून कौन मानता है। कानून का अंगूठा दिखाते हुए ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ऐसी लाइव तस्वीर जिसे आप देखेंगे और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी समझेंगे कि किस तरह नियमों की अनदेखी हो रही है। मैं इस वक्त रात अंधेरे बड़गांव बसबसपुर महासमुंद ज़िले में आया हूं। मैं आपको यहां की लाइव तस्वीर दिखाऊंगा। रात 11:30 बजे बड़गांव बसबसपुर आप लगातार देख रहे हैं। इस तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दुर्गम रास्ते पे ये ट्रक वाले से हम पूछते हैं कि कैसे ये अवैध उत्खनन कर, ये अवैध ढुलाई का काम ये जो चल रहा है। ये इसकी पर्ची रखे हो क्या? जी पर्ची नहीं सर। रॉयल्टी पर्ची नहीं है? रॉयल्टी पर्ची नहीं है सर। क्या नाम है आपका? कौशल साहू। कौशल साहू। अच्छा, इसका कितना पैसा देते हो यहाँ पे? यहाँ पे सर तो अपना उधारी है, अभी उधारी। अच्छा, उधारी कितना पैसे में यहाँ पे ढुलाई कर देते हैं? क्या पता सर, वो सेठ लोग पता है। कौन से ट्रेडर्स का नाम है? कौन से एजेंसी का नाम क्या है? साहू है। साहू। कहाँ से? पारागांव जी। अच्छा, कितना फीट है इसमें माल? ये 500 फीट। 500 फीट माल है। तो रात अंधेरे में क्यों लेके जा रहे हो? अंधेरे में कहाँ सर, जो चलता है तो आए और लोडिंग कराने के लिए। अच्छा, आपको मालूम नहीं है कि रात को अंधेरे में इस तरह से यहाँ पे खनन करना अवैध है? वो तो पता नहीं सर, बताया नहीं हम लोगों को। अच्छा, जैसे रोज चलता है वैसे लोडिंग कराने के लिए आए थे। कितनी गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पे? अब वो तो पता नहीं सर कितना गाड़ी लगती है। अभी इसको कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे? अभी यहाँ पे 2 गाड़ी और है अंदर। 2 गाड़ियाँ और है जी। लोड हो रहा है? लोड हो रहा है सर। गाड़ी नंबर 7511 पूरा नंबर C06 GH। ये बताइए, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता? नहीं सर, तो अभी तक नहीं आया कोई। अभी कोई भी नहीं आता? नहीं। अच्छा। तो इतने रात को आप लोग लेकर के जाते हैं, गाड़ी फंसने का भी चांस होता है, इसका कोई डर नहीं है आप लोगों को? क्या करें सर, काम तो कर रहे हैं, 24 घंटा चलता है काम। कितने दिन से यहाँ उठा रहे माल रात में? ये तो सर जब से चल रहा है तब से रात को चल रहा है पूरा। कितने समय से ढुलाई कर रहे हैं आप लोग? मैं आज सुबह ड्यूटी चढ़ा हूँ 9 बजे, तो सुबह ले गया था। नहीं, कितने दिनों से यहाँ पे चल रहा है ये वाला घाट? कब से चल रहा है? ये तो दिवाली के बाद से चालू है। और दिवाली रात में भी चलता है? हाँ, रात को भी चल रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं इन्होंने स्वीकार किया कि रात अंधेरे यहाँ पर लगातार इस तरह से अवैध उत्खनन का कार्य होता है और ये लगातार इस तरह का दुष्कृत्य जारी है। बाइक्स खड़ी हैं और यहाँ से कुछ पर्चियाँ वगैरह भी काटी जाती है। मैं यहाँ से कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमें हमारा कैमरा और द न्यूज़ की टीम को देखकर लोग यहाँ से अचानक कहीं चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी जगह खाली है और ये बाइक्स कुछ खड़ी हुई है। नंबर दिखाना, गाड़ियों का नंबर आप देख सकते हैं 1967 CG04 LR1967। ये एक बाइक है। एक दूसरी बाइक है CG04 DC 3134 CG04 DC 3134। एक और बाइक यहाँ खड़ी है लेकिन लोग नहीं हैं, नदारत है लोग यहाँ से। CG04 KD 3105। ये जो लोग अवैध वसूली करने वाले हैं वो यहाँ से नदारत है, गायब हो चुके हैं। द न्यूज़ का कैमरा देखकर हम ये जोखिम भरी रिपोर्टिंग आप तक लेकर के आ रहे हैं। सिस्टम को हम आईना दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और
4 से 5 गुना महंगी कीमत पर रेत बेचने के लिए एनजीटी और माइनिंग के सारे नियमों को धता बताया जाता है। पूरा सिस्टम यहाँ से गायब होकर मौन सहमति दे रहा है। आप देख सकते हैं, आपने सब कुछ नज़ारा देखा हमारे कैमरे के माध्यम से। द न्यूज़ के लिए ऐसी ही कई और नई चीज़ों को हम खुलासे के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। यह दुर्गम रास्ता हमने तय किया सिर्फ आप तक बेहतर खबर पहुंचाने के लिए। बड़गांव बसबसपुर से जब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं महासमुंद ज़िले की, तो इसके पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि रायपुर ज़िले के घाट से ऐसे अवैध उत्खनन की तस्वीर दिखाई थी मेरे संवाददाता साथी तिलक देवांगन ने। भाई तिलक जी, आप बताएंगे कि रायपुर ज़िले के अनुभव से यहाँ महासमुंद में क्या कुछ अलग हो रहा है या तस्वीरें दोनों जगह एक जैसी है? दोनों जगह तो एक जैसी तस्वीर दिख रही, क्योंकि दोनों जगह अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, वो भी एनजीटी की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं यहाँ के राजस्व का खुला लाखों का रोजाना, मैंने एक आंकड़ा भी बताया था कि रायपुर ज़िले से ज़्यादा उत्खनन महासमुंद ज़िले में हो रहा है। और यहाँ भी 1 दर्जन से ज़्यादा घाट है जो महानदी से लगा हुआ है महासमुंद ज़िले में। वहाँ भी जो ये फुटेज हम लाइव दिखा रहे हैं वो सभी घाटों में है और लगातार माइनिंग माफिया सक्रिय है रात में। यानी हालात सब जगह एक जैसे हैं, परिस्थितियाँ सब जगह एक जैसी है। चोरी हो रही है, एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, महंगी रेत बेचने का गोरख धंधा, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को चूना लगाने का काम इसी तरह से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रेत घाटों में रेत माफिया किस तरह से अपना काम करते हैं, इसे दिखाने के लिए बरबसपुर महासमुंद ज़िले के एक घाट से मैं जब ये तस्वीर दिखा रहा था बड़गांव से, तब यहाँ पे कई दुर्गम रास्ते के बीच जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तब मैंने ध्यान से एक एक चीज़ों को देखा और पाया कि यहाँ जो तस्वीरें हैं वह बिना सिस्टम के सहमति के तैयार नहीं हो सकती। उन तस्वीरों को तैयार करने के लिए सारा सिस्टम मौन सहमति दे रहा है। ये इलाका है महासमुंद ज़िले का। इसके पहले रायपुर ज़िले से मेरे सहयोगी तिलक देवांगन ने भी ऐसी रिपोर्टिंग की थी और उन्होंने शुद्ध छत्तीसगढ़िया भाषा में जब वो रिपोर्टिंग की थी तब सिस्टम भी जागा, कुछ हद तक कार्रवाई भी हुई। लेकिन बाकी ज़िलों में ये कार्रवाई नहीं हो रही है, रायपुर में भी यूँ तो नहीं हो रही है, 1-2 घाटों को छोड़ करके। भाई तिलक देवांगन जी, आप बताइए कि कैसे हालात थे उन दिनों? ये हालात तो लगभग जब से घाट खुला है तब से है। अवैध कारोबार करने वाले जो करिया चोर है वो यहाँ भी महासमुंद में सक्रिय है, जो जिसका जीवंत उदाहरण अब आप देख सकते हैं हमारे साथ द न्यूज़ में। और ये केवल खुलासा द न्यूज़ करेगी। और मैं महासमुंद के 1 दर्जन से भी ज़्यादा घाट ऐसे जो चल रहे हैं जो अवैध है, जो करिया चोर रात को अपनी चोरी करते हैं और राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। वहीं इस सवालिया निशान उठता है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या फिर विभागीय अधिकारी जो खनिज अधिकारी है उनके ऊपर भी ये जवाबदारी है। और सीधा सीधा मैं बोलता हूँ लापरवाही है, जानबूझकर आंख मूंदने का काम कर रही है। शुद्ध छत्तीसगढ़िया भाषा में आप सिस्टम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस बेईमानी के गोरख धंधे में शामिल दिख रहा है? जल्दी से जल्दी करिया चोर मन ला जेल भेजाओ, नहीं तो छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा ला लूट के आम जनता ला झोला धरा दी। जागाओ छत्तीसगढ़िया, जागाओ। द न्यूज़ के लिए मैं पवन केसवानी, मेरे साथ तिलक देवांगन और मेरे कैमरा सहयोगी भाई दिनेश के साथ। नमस्कार। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच भाजपा अब एक नई रणनीति पर काम करेगी। भाजपा किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों पर संवाद करेगी। आज प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में कृषि कानून को लेकर एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साय ने कहा कि भाजपा प्रदेश के 3 स्थानों पर महापंचायत लगाने जा रही है। इसके साथ प्रदेश के प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिसमें किसानों केंद्रीय कृषि कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। साय ने कहा कि दुर्ग, रायगढ़ सहित 3 जगहों पर महापंचायत बैठेगी। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किसान पंचायत का आयोजन होगा। केंद्र कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस और राज्य सरकार जिस तरह से किसानों को गुमराह कर रही है, उस संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। किसानों के साथ चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के पेट में दर्द,
उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। पहले किसानों ने कहा कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन बाद में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल इसमें कूद गए। देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में इस कानून को पारित नहीं करा सकी, लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को लागू किया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। को मालूम है कि जो भारत के संसद में कृषि संशोधन विधेयक पास हुआ है वो हमारे देश के अन्नदाता किसानों के हित में है, लेकिन इसका खिलाफत हमारे देश के कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। और पहले तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को इन्वॉल्व होने नहीं देंगे, लेकिन बाद में उसमें कांग्रेस और उसके सभी यूपीए के सहयोगी पार्टी भी मतलब सहभागी हो गए और जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि इस विधेयक के आने से मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी, एमएसपी का समापन हो जाएगा, लोगों की ज़मीनें कंपनियां ले लेंगी, तरह तरह की जो भ्रम कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी 2019 में उनके घोषणा पत्र में ये सब था, लेकिन अपने समय में लोग उस बिल को पास नहीं करा पाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली की हालत पर केंद्र के मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है कि इसे कभी खत्म नहीं होगा, मंडी कभी खत्म नहीं होगी। इस कानून में ये उल्लेख है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि उनकी ओर से कभी भी एग्रीमेंट समाप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में सब डिविजनल जज इसकी सुनवाई करेगा। जो राजनीतिक दल आज विरोध कर रहे हैं उन्हें विरोध करने का अधिकार ही नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें किसानों से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। खाने के दांत अलग और दिखने के अलग है। 2019 में जारी अपने घोषणा पत्र को फाड़कर फेंक देना चाहिए। 2010 में शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखे थे। तब वो केंद्र सरकार में गठबंधन में शामिल थे। डीएमके जो आज इस कानून का विरोध करी है, उसने 2016 में इस कानून का समर्थन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में किसान को ये अधिकार दिया गया है कि किसान के तरफ से कभी भी एग्रीमेंट को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कंपनी की ओर से कभी भी एग्रीमेंट को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए शर्तें लागू की गई है और यदि वो समाप्त करेगा तो उनके ऊपर में पेनाल्टी लगाई जाएगी, कंपनी के ऊपर में। लेकिन किसान के ऊपर में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी, इसलिए कि उसमें किसान स्वतंत्र है। कि राजनीति किस प्रकार से इसमें हो रही है, किसान आवाज उठाए, उनका अधिकार है, समाधान उनका होगा। केंद्रीय मंत्री हमारे लगातार लगे हुए हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। कुछ मुद्दों पे सहमति बन गई है, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में समाधान हो जाएगा। अब जो राजनीतिक दल आज विरोध कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल को विरोध करने का वास्तविक में अधिकार नहीं है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले कांग्रेस का रखना चाहूंगा। आज जो हाय तौबा राहुल गांधी जी मचा रहे हैं, सोनिया गांधी जी मचा रही हैं, और राहुल गांधी का वर्षन आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसा अवसर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ना है। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, उनको किसान के हित से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। और जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं, ये उनका घोषणा पत्र है 2019 का। उनके जो घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा था कि आप देखेंगे पॉइंट 7, कृषि, किसान और कृषक, श्रमिक, इस पर जो पॉइंट है 11, उसमें घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कृषि उपमंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। भाजपा का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। खाने के दांत अलग और दिखने के अलग हैं। 2019 में जारी अपने घोषणा पत्र को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। इन दिनों लगातार किसान आंदोलन पर राजनीतिक सियासत, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अपने पार्टी के गुणगान के अलावा क्या कोई राजनीतिक दल देश के अन्नदाताओं के बारे में सोचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर साहू के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि वे इस सत्र की बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में चर्चा करने के लिए 17 दिसंबर को लाइव आएंगे। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव भी मांगे हैं कि गुरुवार शाम 4 बजे से शिक्षा मंत्री लाइव चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षाओं के डेट्स और तैयारियों की जानकारी दे सकते हैं। यह लाइव सेशन टीचर्स के साथ चर्चा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री इस सप्ताह भी छात्रों के साथ लाइव सेशन ले चुके हैं, जहां उन्होंने जानकारी दी थी कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं है। संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को स्थगित भी किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को इस बात का आश्वासन दिया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा तथा प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स के साथ क्लैश नहीं होंगी। आज की प्रदेश न्यूज़ में बस इतना ही। मैं अक्षत राज चाहूँगा जाने की इजाज़त और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़।